अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एक बार फिर जापान से जावेद खान नियाजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जापान वीज़ा के पार्ट 3 के मुतालिक मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा। मेरी कोशिश थी कि इस वीलॉग में मैं आपको स्टडी वीज़ा के बारे में बताऊं, लेकिन पिछले वीलॉग्स की वजह से बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि उनको पहले बिजनेस के मुतालिक बताया जाए कि बिजनेस वीज़ा पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से आप जापान के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि बिजनेस वीज़ा जो है वो वीज़ा की निस्बत थोड़ा सा लंबा होता है। ये 3 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल या आपने जो वहाँ पे आके शॉपिंग या बिजनेस करना है वो किस किस्म का है या उसका ड्यूरेशन कितनी है। तो ये मोस्टली 3 महीने का वहाँ से आपको मिल सकता है। विजिट में ये होता है कि आप 1 हफ्ते के लिए या मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके माली कंडीशन देखते हैं कि आपके माली हालात ऐसे हैं कि आप जापान में 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीना 2 महीने रह सकें। वैसे तो ये भी आपको 3 महीने का इश्यू हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जाके वहाँ के जो खर्चे अखराजात वगैरह हैं वो उसको उस तरह हैंडल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे अपनी माली कंडीशन के हिसाब से। तो ज़्यादातर लोग जो है वो 1 हफ्ते का अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा, और ऑटोमेटिकली उनको जो है वो 1 महीने का मिल जाता है। तो 1 महीने में आपने जो स्केड्यूल बनाया होता है वो जिस हिसाब से अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक आपको वापस जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे बात होती है बिजनेस वीज़ा की, तो उसका ये होता है कि आपकी वहाँ की फर्म या जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिसके आप मालिक हैं वो, और आगे से जो आपको इनवाइट कर रहा होता है उसमें उन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे 3 महीने रहना है या 3 महीने से कम रहना है। तो ये सारे हालात जो हैं वो आपको मैं इस वीलॉग में बताऊंगा। बिजनेस वीज़ा में ये नहीं होता कि आप 1 साल का बिजनेस वीज़ा आपको मिल जाएगा। बिजनेस वीज़ा अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो वहाँ वो जापान में आके आप लीगल तरीके से यहाँ पे वकील के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जो जापान में एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी जो तफसील होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो है आज मैं आपको बताता हूँ कि विजिट वीज़ा साथ जो है बिजनेस वीज़ा कि वो किस तरह अप्लाई किया जाता है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जिस तरह विजिट वीज़ा के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में बताया था, उसी तरह इसकी भी पहली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन पहली 6 जो है वो सेम है। नंबर 1 आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। उसके साथ नंबर 2 जो है वो आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करके उसके साथ अपनी तस्वीर लगा के वो होगी, उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल होगी। नंबर 3 पे जो है वो आपको अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी। नंबर 4 पे अगर आप स्टूडेंट हैं और साथ में जॉब भी करते हैं तो उसकी स्टूडेंट कार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें मोस्टली जो बिजनेस होता है उसमें लोग फुली तौर पे अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में काम करते हैं तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 पे आपको जापान आने के लिए ज़रूरी बात है कि वहाँ से आपको उसकी फ्लाइट की तफसीलात, ऑनलाइन बुकिंग या ई टिकट वगैरह वो आपको कॉपी साथ लगानी पड़ेगी कि आप वाकई फलां तारीख से जापान विजिट करना चाहते हैं। और जिस किस्म का आपका स्केड्यूल होगा, जितने दिन आप जापान में रहेंगे, जो आपको जापान में मौजूद कंपनी प्रोवाइड करेगी कि आपने फलां दिन से लेके फलां दिन तक जापान में आके उनके साथ कारोबार करना है, उसके मुताबिक आपने टिकट बनाना होगा। नंबर 6 पे आपको जो है वहाँ पे स्केड्यूल जो है वो चाहिए होगा कि आपका स्केड्यूल क्या होगा, आपने जापान जाके क्या करना है। मसलन मोस्टली जो मेरे पास कारोबार के लिए लोग आते हैं वो गाड़ियाँ खरीदने आते हैं या स्पेयर पार्ट्स खरीदने आते हैं, तो हम उनका यही करते हैं कि गाड़ियों वालों का उनको मुख्तलिफ ऑक्शन जो होते हैं जापान में तकरीबन हर दिन 10 से 15 ऑक्शन मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं गाड़ियों के, जहाँ 5000 से 8000 10,000 गाड़ी। आज भी यहाँ पे एक ऑक्शन है USS नोदा टोक्यो, तो उसमें तकरीबन हर जुमेरात को तकरीबन होती हैं
14,000 15,000 गाड़ी, और वो उसी दिन में बिकती या नहीं बिकती, उनको रोटेट करना पड़ता है। तो उसी के मुताबिक वो हम जो स्केड्यूल बनाते हैं हर विजिटर का यही बनाते हैं, फलां दिन फलां ऑक्शन होगा, इनको हम वहां लेके जाएंगे, फलां दिन हम इनको फलां जगह की विजिट कराएंगे और वहां जाके हम फलां ऑक्शन से गाड़ियां खरीदेंगे, फिर इनको हम पोर्ट पे लेके जाएंगे। पोर्ट पे जो शिपिंग कंपनी होती है उनकी विजिट करानी पड़ती है, तो उसमें हम स्केड्यूल में वो सारा कुछ लिखते हैं। तो ये स्केड्यूल आपको साथ अटैच करना पड़ेगा। तो उस स्केड्यूल में बाद लोग ये करते हैं कि वो अपने से स्केड्यूल बना लेते हैं, जुमेरात को जो ऑक्शन होते हैं वो उसका हफ्ते वाला दिन लिख लेते हैं। तो जो जापान एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में स्केड्यूल सबमिट होने की वजह से उनको भी मालूमात होती है कि जापान में कौन से दिन कौन सा ऑक्शन होता है या कहाँ पर होता है। तो इस पे थोड़ी एहतियात किया करें कि आप जो भी मालूमात दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके की मालूमात हो और उसमें बाकायदा जो भी है वो सच पे मबनी हो। झूठ पे मबनी कोई चीज भी आपने अगर सबमिट की तो जापान का ये सबसे बड़ा असूल जो है, जो पहले दिन झूठ बोल रहा है वो वहां जाके क्या करेगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी कोशिश यही किया करें कि लीगल स्टेटस अपनाएं और उसकी सच्ची मालूमात दें जो भी आपके पास है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट उनकी क्या क्या है। अब बिजनेस वीजा जो है उसमें विजिट वीजा में मैंने आपको बताई थी कि तकरीबन इसके अलावा 3 चीजें और बताई थी जो रिक्वायर होती हैं, लेकिन विजिट वीजा में वो 3 चीजें जिस तरह अगर आप विजिट कर रहे हैं किसी उस पे होटल पे आप ले रहे हैं अपने अकोमोडेशन वगैरह या वहां पे रिहाइश का आप इंतजाम कर रहे हैं तो वो आपको खुद लेनी पड़ती है, लेकिन जो आप बिजनेस के जरिए करेंगे वो आपको यहाँ की कंपनी प्रोवाइड करेगी कि वो आया कि आपको अपने पास रखती है, उनके पास आपकी रिहाइश का कोई इंतजाम है या फिर वो आपकी होटल की बुकिंग लेती है तो वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो आपको पाकिस्तान में आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का फॉर्म चाहिए होगा कि आप वाकई उनके वर्कर हैं या नहीं है। अगर आप उसके बॉस हैं तो उसकी आपको शो करना पड़ेगा कि आप वाकई इस फर्म को चलाते हैं, इस कंपनी को चलाते हैं और इसके ऑनर हैं। नंबर 10 में जापान में मौजूद कंपनी जो है वो आपको इनविटेशन प्रोवाइड करेगी, इनविटेशन लेटर देगी आपके पासपोर्ट के नाम और आपकी पासपोर्ट की कॉपी के मुताबिक, पासपोर्ट के मुताबिक जो भी मालूमात होंगी वो उसमें लिखेगी इनविटेशन लेटर में, बाकायदा आपको मेंशन करेगी और वो जापान एम्बेसी को रिक्वेस्ट करेगी कि आपको वीजा इशू करें। इसके अलावा जो जापान से आपको चीजें चाहिए होंगी इनविटेशन लेटर के अलावा गारंटी लेटर, और वो भी यहाँ की कंपनी जो आपको इनवाइट कर रही होती है वो फुली तौर पे गारंटी देती है कि आपकी रिहाइश, आपका खाना पीना, आपके लीगल एक्टिविटी जो भी हैं वो सारी उनकी देखभाल करेंगे। अगर आप किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में या गैर कानूनी कामों में शामिल हुए तो उसकी जवाबदेह जो होगी वो कंपनी होगी, और जो भी आप जापान में आके काम करेंगे वो लीगल काम करेंगे, कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। गैर कानूनी काम करने की सूरत में वो जो कंपनी होगी वो आपकी कंप्लेन कर सकती है पुलिस में और इमिग्रेशन में। अगर वो नहीं करती और आप पकड़े जाते हैं तो इमिग्रेशन जो पुलिस उनको पकड़ेगी, उनसे इंक्वायरी करेगी, क्योंकि आपके गारंटर जापान में वो ही होते हैं। इसके अलावा जो जापान से आपको चीजें चाहिए होती हैं उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन कि वो वाकई जापान में रजिस्टर है या नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन जापान में इशू हो जाती है जो मुतलका कंपनी होती है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा कि वो वाकई रजिस्टर फर्म है, और जापान की जो एम्बेसी होती है पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में वो वेरीफाई कर लेती है कि ये वाकई रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उन डॉक्यूमेंट्स में वो इतनी पावर होती है कि वो शो हो जाता है कि ये वाकई रजिस्टर्ड फर्म है। इसके अलावा उस कंपनी का जो होता है सालाना टैक्स की वो मालूमात देते हैं कि हम टैक्स पेड कंपनी है और जापान में लीगल तरीके से अपना काम जारी किए हुए हैं और इसकी बाकायदा हर साल
ऑडिट कराते हैं और ऑडिट के जरिए जो टैक्सेस होते हैं वो हम पे करते हैं। वो पेड टैक्स की जो है रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट्स वो सिटी ऑफिस जापान में सिटी ऑफिस से मिल जाते हैं, तो वो भी वो कंपनी साथ अटैच कर देती है। इसके अलावा उस कंपनी का बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं कि गुज़श्ता 3 महीने या 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट दें कि आप आया कि वहां से पाकिस्तान से या दुनिया के किसी मुल्क से अगर किसी विजिट उसको कारोबारी मकासद के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या आपकी इतनी गुंजाइश है या आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप उन लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करें और उन लोगों का जो वहां से आपके बैंक के थ्रू पैसे आने हैं क्या उनकी देखभाल कर सकते हैं या उनको लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो मालूमात हो गई वीजे के लिए। वीजे के लिए तो जरूरी नहीं होता, लेकिन जो है बिजनेस वीजा उसमें जो भी होता है वो सारा प्रोसीजर, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है वो $5,000 तक साथ लेके आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। तो आप कोशिश यही करते हैं कि उसके जरिए करें, सारा लीगल तरीका जो है उसके जरिए करें। तो बैंक के जरिए आपके जितने भी पैसे आते हैं वो कारोबार के लिए बैंक के थ्रू आएंगे और उस कंपनी के अकाउंट में आएंगे। आप अपना अकाउंट ना तो जापान में बना सकते हैं और ना जापान में इसके थ्रू आ सकते हैं। बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट वीजा के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगी और इसके ज़रिए आप जापान के बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।